तो दोस्तों आज मैं एक सच्चे वाक़े पर मबनी एक इंडोनेशियन हॉरर फ़िल्म जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये फ़िल्म बहुत ही बढ़िया है जिसका नाम है द डाइजेस्ट मतलब कि अलमरहम। इसमें एक ऐसी रिचुअल है जो आपके दिमाग को उड़ा देगी, जो आज भी हमारी कल्चर में मानी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ़िल्म बहुत पसंद आएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Ibu teriak-teriak. Katanya ada papa. मूवी का स्टार्ट एक रिचुअल जहां हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं जो ज़मीन में दफन हो रहे होते हैं, लेकिन इनका सर बाहर और बाकी जिस्म ज़मीन के अंदर था। इस रिचुअल के दौरान हम एक खातून को रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं और यहीं पे सीन कट हो जाता है और इसके बाद हमें 6 दिन पहले का मंजर दिखाया जाता है जहाँ में एक गाँव में मिस्टर मलवोंतो यानी कि म्यूल नामी एक बहुत ही अमीर आदमी दिखाया जाता है। मिस्टर म्यूल के पास खेती बाड़ी के लिए काफी ज्यादा जमीन थी और इस जमीन पे फसलें दूसरी जमीनों की निस्बत बहुत ही अच्छी थी, यानी एक बहुत ही अच्छी जमीन मानी जाती थी। लोग अक्सर जनाब म्यूल से इसका राज पूछते थे लेकिन उन्होंने किसी को नहीं इसके बारे में बताया होता। और मूवी में उसका एक भाई सैनियो भी बताया गया है जो उसी के साथ काम करता था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि म्यूल घर आता है जहाँ वो अपने छोटे बेटे यांदा से बात करता है। अब वो यांदा से कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे और फिक्र करे कि इसे किसी कॉलेज में जाना चाहिए, लेकिन यांदा को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि यांदा यही रह के खेती बाड़ी करना चाहता था। वो अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करना चाहता था, लेकिन इसके वालिद चाहते थे कि वो कमांडर बने। खैर हमने फ्यूल की भांजी को भी देखा जिसका नाम अजंग है। वो दरअसल सियानो की बेटी है, यानी इसके भाई की बेटी। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि अजंग तमाम काम अपने भाई के घर में करती थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि म्यूल के कुल 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे छोटा बेटा यांदा है, इसकी बहन का नाम नूरी और सबसे बड़े भाई का नाम सीसा है। सीसा पढ़ाई के बाद काफी कामयाब हो गया था और डॉक्टर बन गया था। नूरी ने कल ग्रेजुएशन कर ली थी जिसके बाद वो इंजीनियर बन जाएगी। और इसके बाद म्यूल की अपनी बीवी एबू है जिसके पास वो जाता है और अपने तीसरे बेटे यांदा के बारे में बात करना चाहता है। यांदा के पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है लेकिन वो अपने प्लांटेशन की देखभाल करना चाहता है, यानी कि वो खेती बाड़ी वगैरह करना चाहता है। और अब एबू उसे कहती है कि इसे बिल्कुल भी मजबूर नहीं करना चाहिए, यांदा को वही करने की इजाजत देनी चाहिए जो इसे सही लगे। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं म्यूल कॉफी पीता है और जैसे ही वो इसे पीता है इसके जिस्म में कुछ अजीब सा होने लगता है। इसकी तबीयत अचानक खराब होने लगती है। फिर एबू इसकी देखभाल करती है। खैर अब मंजर अगले दिन आता है। अब आज कल्यून मंगल था, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। खैर यहाँ म्यूल नहाने जाता है और शावर और गीजर ऑन कर लेता है, लेकिन फिर इसकी हालत खराब होने लगी और इसी दौरान में गीजर में से अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ जो शावर से आने वाले पानी की वजह से था और इसमें करंट भी फैलता है और इसने अनजाने में उसी पानी पर कदम रख देता है और मौके पे ही म्यूल मर जाता है, जिसकी वजह से पूरी हस्ती बस्ती फैमिली सदमे और तबाही का शिकार हो जाती है। वैसे भी इसके बाद नूरी नजर आती है जो अपने वालिद की मौत की खबर सुनकर घर आई थी। अब जैसा कि म्यूल की मौत कलियन ट्यूसडे को होती है तो इस दिन को बहुत ही मनहूस समझा जाता है। इसकी वजह से जब इस दिन कोई भी फोत होता है तो उनका ये बिलीव है कि मरने वाले की रूह इसके करीबी लोगों या घर वालों को अपने साथ ले जाती है। एनीहाउ हमने नूरी को देखा जो बहुत ही रो रही होती है और फिर सीसा भी यहाँ आता है। सीसा का भी यही हाल होता है और एबियो के बारे में तो पूछे ही मत, इसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। खैर इसके बाद म्यूल का एक दोस्त वहाँ आता है जो कि गाँव का हेड होता है, जो सीसा को बुलाता है और इसे कहता है कि इन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करनी होगी क्योंकि म्यूल की मौत कलियन मंगल को हुई थी जो कि बहुत ही नाशाइस्ता है और इस रिचुअल में इन्हें प्लेटें लेके रास्ते में तोड़नी पड़ती हैं और ये रिचुअल है म्यूल के घर वालों ने करनी है और अगर ऐसा वो नहीं करते तो इसके बाद जो भी आदमी फोत हो चुका होता है इन दोनों में से बाकी तमाम अरकान को, इन दिनों की वजह से बाकी तमाम अरकान को अपने साथ मार जाता है। लेकिन सीसा ये सब करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो इन सब बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं लगता था। जाहिर सी बात है वो एक पढ़े लिखे लोग थे जिनका इन बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लगता है कि इसका बाप इन बातों पे भी यकीन नहीं रखता था। इसकी मौत की वजह इसकी मौत ही होती है। लिहाजा फ्यूनरल परफॉर्म की जाती है। जाहिर है वो सब पढ़े लिखे लोग थे और उसके बाद म्यूल को तदफीन के लिए ले जा जाता जहाँ पे इस फैमिली के चारों पर्सन को ये रिचुअल अदा करनी थी, लेकिन एबियो की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और सीसा इसकी देखभाल कर रहा होता है। इसकी वजह से सिर्फ नूरी और यांदा ही ये रिचुअल अदा करते हैं। वो रास्ते में प्लेटें तोड़ते हैं और कुछ फूल और सिक्के भी रास्ते में फेंक देते हैं, जिसके बाद वो म्यू को सबूरदे खा कर दिया जाता है। जहाँ एबियो की हालत मजीद बिगड़ गई थी
क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये इसके लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा था। खैर आज पहला दिन था और इनके घर पे प्रेयर वगैरह परफॉर्म की जा रही होती है। इतने में एबियो ने अपने शोहर की आवाज़ सुनी। उसका शोहर उसे बुला रहा था। बेसिकली ये उसकी रूह थी या कुछ और भी हो सकता है। अब एबू उठ के इस आवाज़ का पीछा करती है और रोते हुए इसे भी साथ ले जाने को कहती है, लेकिन वो इसके बगैर नहीं रह सकती थी। इसकी आवाज़ सुनकर नूरी उसे संभालने जाती है। खैर वो इसे अपने कमरे में ले जाती है जहाँ इसकी माँ सो रही है। अब एबियो के सोने के बाद एक पिक्चर गिरती है जो इसके कमरे में रखी थी और नूरी से चेक करने के लिए उठती है। अभी नूरी पिक्चर ठीक से रख कर अपने कमरे में जा ही रही थी कि अचानक से बाथरूम से कुछ आवाज़ आई। अब नूरी डरते डरते चेक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन येंदा वहाँ मौजूद थी। वैसे भी अब नूरी ने येंदा से बात की कि वो अपनी माँ के बारे में बहुत ही परेशान है, क्योंकि इन सब को ये रिचुअल परफॉर्म करनी चाहिए थी। वो बात करते हुए आगे बढ़ गई जहाँ अजंग उनसे मिलने आई। यहाँ अजंग भी यही कहती है तो शीशा वहाँ आता है और शीशा इनकी बात सुन के इसे सब बकवास कहने लगता है। इसका कहना है कि ऐसा कोई भी बुरा दिन नहीं होता है, लेकिन दोनों ने इस पर यकीन किया, जिसके बाद शीशा वहाँ से चला गया। अब यहाँ हमें नूरी के पीछे कफन में लिपटी एक भूत नुमा चीज नजर आती है जो कि मेरे मुताबिक चांग था। फिर इसके बाद दूसरा दिन आता है जहाँ नूरी देखती है कि इसकी माँ इसके कमरे में नहीं थी, जिसके बाद नूरी इन्हें हर जगह तलाश करती है। अजंग भी नूरी के साथ अपनी खाला को ढूंढ रही होती है। जब देखा तो एबियो सड़क पे सो रही होती है। देख के उन्होंने जल्दी से दूसरों को बुलाया और साथ मिलके सही वक्त पर एबियो को सड़क से हटा दिया। खैर अब वहाँ पे ही म्यूल का दोस्त भी गुजर रहा होता है जो एंडा को बताता है कि ये सब इसके वालिद की मौत से मुतल्लिक है, जिसके बाद नूरी और अजंग एबियो को अपने कमरे में ले आती है जहाँ एबियो ने बताती है कि वो बहुत ही जल्द मरने वाली है और नूरी को अपने साथ ले जाएगी। नूरी ये बात अपने भाइयों को बताती है, जिस पर शीशा का कहना है इसकी वालदा शायद बहुत ही डिप्रेशन में है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कैसा डिप्रेशन कि वो अपनी बेटी को साथ लेके जाने की बातें करी थी। सब काफी अजीब था। मेरा मतलब है कि भूतों को कफन में लिपटे देखना ये सब कुछ हो रहा था, डिप्रेशन नहीं हो सकता। वैसे भी यहाँ शीशा इनकी एक बात भी मानने को तैयार नहीं था और इसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, यानी वो बिल्कुल ये सुपर नेचुरल चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था। एनी हाउ अगले दिन आता है और नूरी और उसकी माँ साथ थी। एबियो ने उसे बताया कि इसके वालिद इसकी ग्रेजुएशन के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए हुए थे, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। खैर फिर शीशा वहाँ पहुँच जाता है जो अपनी माँ को बताता है कि आज रात वो अपने काम पर निकल जाएगा जो दूसरे शहर में था। और अब पता चला कि इनके घर पे कुछ काम चल रहा होता है। वैसे भी इस रात हमने एबियो को देखा जो अपने कमरे में प्रेयर वगैरह कर रही होती है, लेकिन हम आईने के अक्स में भूत को इसी कफन में लिपटा हुआ देखते हैं। और इसी दिन छत का पंखा अजीब तरह से मूवमेंट करने लगता है क्योंकि ऊपर काम चल रहा होता है, जिसकी वजह से छत का पंखा नीचे गिरने ही वाला था। अब एबियो पंखा बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता, जिसके बाद पंखा सीधा एबियो के चेहरे पर गिरा और ब्लेड से इसका चेहरा पूरी तरह से कट जाता है और वो मौके पे ही जान बहक हो जाती है। यानी जिस तरह से इसने कहा था ना कि वो मरने वाली है वैसे ही हुआ। एनी हो जो भी हुआ बहुत ही अफसोसनाक था। ये बच्चे अपने पेरेंट्स को खो चुके थे, यानी नूरी को एक ही खानदान में एक और मौत देखकर बहुत दुख हुआ। वो रोने लगती है। फिर हम येंदा को देखते हैं जिसे इसके वालिद के दोस्त ने एक पता बताया था, यानी म्यूल का दोस्त जो दरअसल एक नातरिक या शमन का है। अब सिर्फ वही इन्हें बचा सकती है। फिर हमने नूरी और शीशा को देखा जो आपस में बहस कर रहे थे कि सब कुछ रिचुअल पूरी ना करने की वजह से हुआ है, लेकिन यहाँ शीशा का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ है वो एक हादसा था और इनकी लड़ाई हो जाती है। क्या यहाँ दोनों में काफी ज्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं और रात को नूरी अपनी माँ की लाश के पास सो रही थी कि अचानक इसकी माँ की लाश उठी और नूरी को ये एहसास हुआ और डरते डरते पीछे हट गई, लेकिन उस वक्त तक लाश नॉर्मल हो चुकी थी। इसी दौरान हम शीशा को देखते हैं जो एक पुल पर सिगरेट पी रहा होता है और फौरन से वो अपनी माँ को पुकारते हुए सुनता है। जब वो मुड़ता है तो इसे अपनी माँ का भूत नजर आता है जो इसे डराता है और दूसरी ही तरफ इसे अपने बाप का भूत भी नजर आता है, यानी जिन बातों पर वो अब तक बिलीव नहीं कर रहा था वो होने लगी थी। और शीशा ने इन बातों पर यकीन नहीं किया क्योंकि वो एक डॉक्टर था। ये सब देख के शीशा जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के घर आता है। बेसिकली वो खौफ के मारे भागा था। ऐसे भी घर आके वो नींद की गोलियां खाता है और सो जाता है। अब चौथे दिन मंजर आता है जहाँ दफनाने के बाद अपनी माँ येंदा नूरी को वो पता बताती है जो इसे गाँव के हेड ने दिया था। इसका मतलब है कि गाँव का हेड यानी मिस्टर मलोंथरो का दोस्त था। बहरहाल वो इनसे कहता है कि इन्हें यहाँ जाना है, लेकिन वो इस बारे में शीशा को कुछ नहीं बताएंगे। अगर वो कुछ कहेंगे तो शीशा इन्हें वहाँ जाने से रोक देगा। अब दूसरी तरफ शीशा सो रहा था कि अचानक इसकी आंख खुल गई और इसे दोबारा अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। ये सब सुनकर वो डर जाता है और अचानक उसे बहुत ही सर्दी लगती है जो कि बहुत ही अजीब था। इसने अजंग को फोन किया और पूछा कि क्या इसे भी सर्दी लग रही है, लेकिन अजंग बिल्कुल नॉर्मल थी। अब यहाँ अजंग उसे बताती है कि येंदा और नूरी यहाँ नहीं है। और दूसरी तरफ हम नूरी और येंदा को देख सकते हैं जो शमन के घर होते हैं जिसका नाम
सोमा यानी एम्बा सोमा था, वो सोमा के घर के अंदर जाते हैं। अब घर पे सीसा अजंग को फोन करता है और नूरी और यंदा के बारे में पूछने लगता है कि कहाँ गए हैं, अभी तक वो वापस नहीं है। फिर अजंग उसे बताती है कि शायद ये लोग गाँव के हेड के हुक्म पे वहीं गए हैं, क्योंकि उसी ने आखिरी बार यंदा को इससे बात करते हुए देखा था। एनी हाउ, ये बताने के बाद अजंग अपने काम करने चली जाती है और सीसा भी अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ वो बेड के नीचे कुछ ढूंढने लगता है। और फिर हैरत से वहाँ पे उसे अपनी माँ की आंख पीली हुई मिलती है, जो मंजर बहुत ही खौफनाक होता है। जैसे ही वो अपनी माँ को देख के डर जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो आंख वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ उसे एक पैकेट मिला जिसका ताल्लुक काले जादू से लगता था। ये देख के वो इसकी एक तस्वीर खींचता है और नूरी को भेज देता है। फिर खिड़की का दरवाजा तेजी से खुलता है, सीसा को मजीद खौफजदा कर देता है। अब सीसा खिड़की के करीब जाता है और फिर इसे अपने बाप की लाश नजर आती है और जिसे देख के वो मुंह मोड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बाप को बाहर देखता है, वो अपने बाप के पीछे बाहर निकल जाता है। बेसिकली वो बहुत ही क्यूरियस था कि इसके वालिद जो मर चुके हैं यहाँ कैसे आए हैं। अब हम नूरी और यंदा को देखते हैं जो कुछ सुकमा से बात कर रहे थे, लेकिन फिर नूरी को अजंग का फोन आ जाता है जो इससे बताता है सीसा कहीं गई, जिसके बाद नूरी और यंदा जल्दी से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। सारे गांव वाले भी सीसा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अब हम सीसा को देखते हैं जो अपने बाप की तलाश में था, क्योंकि इसने इसकी एक झलक देखी थी, लेकिन फिर इसके सामने इसकी माँ की रूह नमूदार होती है, जिसे देखकर वो खौफ से भागने लगता है। लेकिन फिर इसकी टांग बियर के ट्रैप में फंस जाती है, यानी बियर ट्रैप। इसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और नूरी और यंदा वहाँ पहुंच गए थे। वो अपने भाई को ढूंढने लगते हैं। सीसा ने अपनी टांग तो छुड़ा ली, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी था। वो सड़क पर आता है जहां वो एक पिकअप कार को रोकता है और इसे क्लिनिक पे ड्रॉप करने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो क्लिनिक पे जाता है तो क्लिनिक में कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता। वो ये सब देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और खुद स्ट्रेचर पे लेट गया, जिसके बाद कोई उसे ले जाने लगता है। ये कोई और नहीं था बल्कि इसके पेरेंट्स की सोल थी। अब ये देख के वो बेहोश हो गया, लेकिन जब इसकी आंख खुलती है तो वो खुद को मुर्दा खाने में पाता है। वो ये देख के बहुत ही डर गया था और वो क्लिनिक से यहाँ कैसे आया। फिर होता यह है कि मुर्दा खाने में मौजूद तमाम लाशें जिंदा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। ये देख के सीसा बहुत ही डर जाता है और वो जल्दी में वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वैसे ही उसका पाँव फिसल जाता है और कोई तेजदार चीज इसके सर में घुस जाती है और वो मौके पर ही दम तोड़ जाता है। और अब सीसा को ढूंढ रहे होते हैं और जब इन्हें मालूम हुआ कि एक पिकअप कार ड्राइवर इसे क्लिनिक पर छोड़कर चला गया है, ये सुनकर हर कोई क्लिनिक की तरफ भागा, लेकिन वहाँ उसकी लाश पड़ी होती है। ये देखकर नूरी और यंदा सदमे की कैफियत में थे, क्योंकि इनके फैमिली के तीनों अफराद चले गए थे। ये काफी ज्यादा सदमा था, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपने वालिदैन को खोया और वालिदैन की मौत के बाद बड़ा भाई बाप जैसा होता है, जिसके बाद इनका बड़ा भाई भी नहीं रहा। खैर, अब 5वां दिन आता है जब दोनों बहन भाइयों का दिल टूट जाता है और इनकी ख्वाहिश होती है कि काश इनकी माँ और भाई भी यही रिचुअल अदा कर देते। दोनों सोच रहे होते हैं इसी रिचुअल से बच गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, अब सीन रात की तरफ बढ़ता है जहाँ हम नूरी को देखते हैं और इसे भी ठंड लगने लगी थी, यानी जो भी रस्म थी वो गलत थी। इसका मतलब ये है कि अब इसकी बारी है। नूरी को याद आता है कि इसकी वालदा को भी इसी तरह से जुकाम था और हमने देखा था कि सीसा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर नूरी अपने भाई सीसा की भेजी हुई एक पिक्चर देखती है जिसमें वो पैकेट था। फिर वो अपना कमरा चेक करती है जहाँ से उसे वही पैकेट मिलता है। अब वो पैकेट अपने भाई को दिखाती है। इसका भाई भी ये देख के बहुत ही हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों शोमन के पास चले जाते हैं। अब ये देख के सोमा कहती है कि किसी ने इनके घर की तरफ कोई काला जादू किया है, यानी मौत इनके पीछे रह गई है, यानी मौत इनकी जान ले लेगी। यहाँ आखिरी मंजिल का सीन बन चुका था। जिन रूहों को वो देख रहे थे वो असल में ना मौत थी, ना ही उनके वालिदैन की रूहें थी। वो सिर्फ अपनी शक्ल लेके इन्हें डरा रही थी। और अगर देखा जाए तो रूह ने आज तक किसी को अपने हाथों से नहीं मारा था। इनकी मौत हादसात की वजह से हुई थी, तो यहाँ मौत ये सब काम कर रही थी। अब सवाल ये था कि ये काला जादू करके उनके बाद मौत किसने भेजी। अब यही इस फिल्म का सबसे बड़ा राज है। ठीक है, यहाँ सोमा कहती है कि इन्हें तपा पदम करना होगा, जो एक रिचुअल है। यहाँ सोमा इस रिचुअल को अदा करना शुरू करती है। वो इन्हें आधा जमीन में दफन कर देती है, यानी नूरी और यंदा, और सिर्फ इनके सर बाहर थे, जिसके बाद वो अपनी रिचुअल शुरू कर देती है। और इस रिचुअल के दौरान मौत इस शख्स की तरफ लौट जाएगी जिसने इनकी तरफ मौत छोड़ी होती है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। दोस्तों, अब हम इस फिल्म के असली कार्ड यहाँ सामने आता है। मौत सबसे पहले सोनियो को जाती है, जहाँ मिस्टर मुलवोंतो के भाई, जी हाँ, मिस्टर मुलवोंतो के भाई, उन्होंने ये सब करवाया था। जहाँ मौत ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली थी और इस पर तेजाब फेंकना शुरू कर दिया था, जिसपे सोनियो का चेहरा झुलस जाता है और वो मौके पर ही जान भाग हो जाता है। और इसी दौरान हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें मालूम होता है कि मिस्टर सोनियो का वाकई एक हादसा हुआ था
اور سونیو کی بیوی اسی حادثے میں مر گئی تھی۔ اور اس کے بعد مسٹر ملوونتو نے اس کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھوایا تھا۔ ملوونتو نے اس کے کہا کہ وہ اس کی مدد کریں گے اور اوجنگ کو بہترین کالج بھیجیں گے۔ اس کے ساتھ وہ اپنی کھیتی باڑی اور پلانٹیشن کا بھی خیال رکھیں گے۔ یہ کرتے ہوئے ملوونتو نے آہستہ آہستہ سونیو کی کھیتی اور باغات اپنے نام پر رجسٹر کروا کر سونیو کو پاگل ثابت کر دیا، اور اس کے ساتھ انہیں اوجنگ کو کالج بھیجنے کے بجائے اس کو اپنے گھوڑوں کے محافظ کے طور پر کام پر لگانے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے بعد اس کے بھائی سونیو نے کالے جادو سے اپنے پورے خاندان پر موت چھوڑ دی، اور جس پہ سب کے نام کا ایک پیکٹ بنا ہوا تھا جسے اس کی بیٹی اوجنگ نے بستر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ ہاں، اوجنگ بھی اسی میں شامل تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس پیکٹ کے اندر مردہ خانے کی مٹی تھی، اور یہ ایسی ریچولز ہوتی ہیں جس سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، لیکن جب تک کوئی ماہر شومن نہ ہو اس سے بچ نہیں سکتے۔ اب سین یہاں پہ آتا ہے جہاں اوجنگ کے بعد موت آ جاتی ہے۔ اوجنگ گھر میں ہوتی ہے اور گھوڑے کو شیڈ میں لے جانے لگتی ہے، لیکن گھوڑا اسے مخالف سمت میں کھینچتا ہوا اسے جنگل میں لے جاتا ہے اور اسے درخت کے ساتھ دھکیل دیتا ہے، جس نے اس کے سر کو ایک تیز شاخ سے چھید کیا اور اوجنگ وہی ماری جاتی ہے، اور یہ ریچول سکسیسفل ہو جاتی ہے۔ یہیں پہ سین کٹ ہو جاتا ہے۔ نوری اور ییندا اپنے فیملی کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ ییندا پوچھتی ہے کہ کیا وہ پڑھنے جائیں گے، لیکن نوری کا کہنا ہے کہ ابھی وہ کہیں نہیں جائے گی، انہیں یہی رہ کے گاؤں والوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ لیکن اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ییندا حیران ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے بچ گئے۔ کیا وہ پلیٹ توڑنے کی ریچول سے بچ گئی یا شومن کی طرف سے کی جانے والی تپاپنم کی ریچول سے؟ ویسے بھی ہم ایک درمیانی کریڈٹ منظر دیکھتے ہیں جہاں ہم گاؤں کے ہیڈ کو دیکھتے ہیں، یعنی بودھی اس گاؤں کا سربراہ وہی شخص ہے جو کبھی ملوونتو کا دوست تھا، جو حیران کن طور پہ سمبا سے ملنے آتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سوما اسے یہاں ہنستے ہوئے اور نمسکار کہہ کے سلام کہتی ہے، ساتھ ہی بودھی بہت ہنس رہی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہی تھا جس نے انڈائریکٹ طور پہ یہ سب کام کروائے، یعنی کہ گاؤں کا ہیڈ برا آدمی تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ میول کے پاس کافی زیادہ زمین تھی جو بہت ہی زیادہ زرخیز تھی۔ اس نے کبھی اس بارے میں گاؤں کے ہیڈ کو دوست بن کر کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے یہ سب کیسے کیا؟ میول نے یہاں پہ کوئی ریچول ضرور کی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ جو مجھے یقین ہے وہ یہ ہے کہ گاؤں کے ہیڈ کو معلوم تھا کہ دونوں بھائی آپس میں بالکل نہیں ملتے ہیں، اور ملوونتو نے سونیو کے سارے کھیت پر بھی قبضہ کر لیا تھا، تو اس نے اس کا فائدہ اٹھایا ہوگا اور اس نے سونیو کو اس ریچول کے بارے میں بتایا ہوگا، جس کی وجہ سے اس نے یہ ریچول پرفارم کی ہوگی۔ اس نے ایک تیر سے 2 نشانے لگائے تھے کہ دونوں خاندان تباہ ہو جائے، اس کے بعد زمین اس کے قبضے میں آ جائے گی۔ اور یہ شومن تو بہت ہی بری معلوم ہو رہی تھی، وہ بالکل بھی نارمل شومن نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ گاؤں کے ہیڈ نے کسی بدروح کو قابو کر لیا ہو۔ اب یہاں پہلے ہی دیکھ چکے تھے کہ دونوں بھائی مر چکے ہیں اور ان کی دونوں بیویاں بھی مر چکی ہیں اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں، صرف 2 رہ گئے ہیں۔ وہ خود ہی بہت ہی بھولے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ اب گاؤں کا سربراہ ان کی زمین ہتھیا لے گا، اور یہ اس کا پلان تھا، اور یہیں پہ فلم ختم ہو جاتی ہے دی ڈائجسٹ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایکسپلینیشن بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی بہت ساری ایکسپلینیشنز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔